इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर सुने। सीरत, अब जब बीजी पूछेंगी ना कि क्या लेकर आया था ये, तो फिर देख तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। वो बहुत ही गुस्से से सरताज को घूरते हुए बोलती है। सरताज मन में मर गया। ओफो, कहाँ से ये आफत मेरे पल्ले पड़ गई है। इससे अच्छा तो मैं आजीवन कुंवारा ही रहता। फिर कुछ सोचकर सरताज तू ऐसे ही सीरत की बच्ची से हार नहीं सकता। अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सरताज, अच्छा तो तू बीजे से मेरी डांट लगवाएगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सीरत गुस्से से अपना चेहरा फेरते हुए, वो तो तुझे घर जाकर ही पता चलेगा। सरताज सामने देख कर गाड़ी चलाते हुए, देख अगर तूने बीजी के सामने अपना मुंह खोला तो फिर मेरा भी मुंह खुलेगा और मैं भी सबको बता दूंगा कि तू कितनी बड़ी पियक्कड़ है। ये बोल वो टेढ़ा मुस्कुरा कर सीरत की तरफ देखता है। ये सुनकर सीरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से से सरताज की तरफ देखती है। सरताज उसकी तरफ देखकर, देख मेरी बात मान ले, मैं बाद में तेरे को लेकर आऊँगा और जो तू कहेगी वो सब लेकर दूंगा, पर अभी के लिए तू ये बियर की बोतल रख। वो उसके हाथ में बोतल देते हुए बोलता है और मुस्कुराकर, और घर वालों के सामने प्लीज़ कुछ मत बोलियो। सीरत जी तो कर रहा है कि ये बोतल तेरे सर पर मार दूँ कि ऊपर की तरफ मुंह करके, हाय रब्बा, मेरी पूरी दुनिया में आपको यही नमूना मिला था मेरे लिए। फिर सरताज की तरफ देखकर उसकी बोतल वापस उसके हाथ में देते हुए, पकड़ अपनी बोतल, मुझे नहीं चाहिए बेवकूफ़ कहीं का। तुझे इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को क्या गिफ्ट देते हैं। सरताज गुस्से से, ओह नहीं पता मेरी माँ, पता होता तो मैं लेकर ना आता, यहाँ बैठे तेरी बकवास ना सुन रहा होता। फिर मैं तो जैसे बहुत गिफ्ट देता रहा हूँ ना लड़कियों को। अब पता नहीं तो नहीं पता, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। और तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ज़िंदगी में पहली बार बियर की बोतल देखी हो। बेचारे ने चुपचाप लेना, क्यों नखरे कर रही है। मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को यही गिफ्ट देता हूँ। सीरत मुंह बनाकर, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, समझा। सरताज तो बन जाना फिर, किसने रोका है तुझे। सीरत उसकी तरफ देख, दोस्त और तेरी जा जा शक्ल देख पहले अपनी, बड़ा आया दोस्त बनने वाला। सरताज, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी मरा नहीं चाह रहा तुझसे दोस्ती करने के लिए। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, हम दोनों का बस एक ही रिश्ता है और वो है सिर्फ दुश्मनी का। सीरत गुस्से से, वो तो है और हमेशा रहेगा। दोनों लड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सीरत और सरताज चुप हो जाते हैं। सीरत गाड़ी में से मुस्कुराते हुए उतरती है और सबसे जाकर मिलती है। सरताज भी गाड़ी में से उतरता है। सब सीरत को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। सरताज की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। वो मुंह बनाकर मन में सोचता है, हाँ मेरी तरफ भी ध्यान दे दो थोड़ा, तुम्हारा अपना बच्चा हूँ, पड़ोसियों का नहीं। हाँ पता नहीं क्या है सीरत में जो हर कोई बस सीरत सीरत, मेरा बस चले तो ना खून कर दूँ इस बेवड़ी का। हाँ क्या मुसीबत है, अब अंदर जाकर देखना पड़ेगा, कहीं वो सीरत की बच्ची अपना मुंह ना खोल दे। ये सोचता हुआ वो भागकर अंदर जाता है। अंदर सब लोग सीरत को घेर कर बैठे थे। सीरत भी सबके साथ बहुत खुश थी। बीजी और पुत्र जी घर पर सब ठीक थे ना। सीरत जी बीजी सब ठीक थे और दादाजी बोल रहे थे कि अगली बार आप सबको आना है। कमल जी, हाँ हाँ ज़रूर जाएंगे बेटा। तभी सरताज भागते हुए अंदर आता है। उसे देखकर दादाजी, ओए तू क्यों मिल्खा सिंह बना है, आराम से नहीं आ सकता। सीरत को हंसी आ जाती है। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पास रखे सोफे पर बैठ जाता है। बीजी इधर उधर की बातें करने लगती है। सीरत मन में, बीजी पूछ लो ना कि ये बंदर क्या गिफ्ट लेकर आया था मेरे लिए। सरताज मन में, प्लीज़ बीजी ये मत पूछना कि मैं क्या लेकर गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जल्दी ही नज़रें फेर लेते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद
बीजी सोफे पर से उठते हुए, जाओ बच्चों आराम करो, थक गए होगे। बीजी वो गिफ्ट वाली बात भूल जाती हैं। ये सुनकर सरताज का चेहरा खुशी से खिल जाता है और सीरत का लटक जाता है। सरताज टेढ़ा मुस्कुराकर सीरत की तरफ देखता है और बड़े रौब से अपना कॉलर झाड़ते हुए उठ जाता है। उसकी हंसी से सीरत चिढ़ जाती है मन में, इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगी सरताज गिल। फिर टेढ़ा मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से वो सरताज को आवाज़ लगाती है, सुनिए जी। सरताज जो खुशी खुशी अपने कमरे में जा रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं। मन में सुनिए जी, ओ गॉड, ये लड़की पक्का बड़ा धमाका करने वाली है। सीरत फिर से सुनिए ना जी, वो लंबा खींच कर बोलती है। बाकी सब भी रुक जाते हैं। सरताज ज़बरदस्ती मुस्कुराकर पीछे पलटते हुए, हाँ बोल। सीरत अपने पर्स में से कुछ निकालते हुए, अरे वो ना, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी, वो बीजी ने बोला था कि वो शर्मा कर बोलती है। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखते, ओ गॉड, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। और तू से सीधा आपके नहीं, बचा लो भगवान मुझे। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। सीरत ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा और शर्मा कर वो गिफ्ट पैक खोलकर सरताज के बाजू को ऊपर करते हुए एक बहुत ही महंगी और बढ़िया ही वॉच पहनाती है हुए, अच्छी है ना, आपको पसंद आई। वो टेढ़ा मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखकर बोलती है, सरताज धीरे से, समझ आ रहा है मुझे, ये तो मुझे गाड़ी में नहीं दे सकती थी ना। सीरत मुस्कुरा कर, बताओ ना कैसी लग रही है। फिर बीजी की तरफ देखकर, देखना बीजी कैसी है। बीजी ये बहुत अच्छी है, जच रही है सरताज के हाथ में। सरताज मन में ये पक्का बीजी को गिफ्ट वाली बात याद करवा रहेगी। सीरत दोबारा से सरताज से, आपने बताया नहीं जी आपको गिफ्ट पसंद आया। वो हंसी को छुपाते हुए बोलती है। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता, उसे ऐसा करते हुए बीजी देख लेती। बीजी, ओए घूर कर क्या देख रहा है कुड़ी को, एक तो तेरे लिए वो इतना अच्छा तोहफा लेकर आई है और कितने प्यार से पूछ रही हो। उसकी तारीफ़ करने के बजाय उसे घूर कर देख रहा है। सीरत को बहुत मज़ा आ रहा था और सरताज को उतना ही गुस्सा। बीजी सीरत की तरफ देखकर, तू रहने दे पुत्र, ये मर्द जात तो होते ही ऐसी हैं। अरे मेरी तो ज़िंदगी बीत गई इसके दादाजी के साथ, पर मजाल है कभी मेरी तारीफ़ की उन्होंने। सीरत भोलू सी शक्ल बनाकर, जी बीजी। बीजी एकदम से सरताज से, मैंने भी कहा था तुझे सीरत के लिए कुछ लेकर जाइयो, लेकर गया था ना। ये सुनते सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता और सीरत की आंखों में चमक आ जाती है। सरताज, बीजी वो मैं, बीजी वो मैं क्या कर रहा है। तू छोड़ सीरत पुत्र, तू बता, ये लेकर आया था। सीरत सरताज की तरफ देखती है, बीजी ये ना कुछ। ये सुनते बीजी गुस्से से सरताज की तरफ देखकर, कुछ नहीं लेकर गया, तुझे मैंने कहा था ना कि कुछ लेकर जाइयो। वो देख तेरे कितनी अच्छी घड़ी लेकर आई है, एक तू है कि खाली हाथ चला गया। मुंह उठा के बीजी नॉन स्टॉप सरताज को सुना रही थी और सरताज से झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था और सीरत आराम से मज़े ले रही थी। जब बीजी सरताज को काफ़ी कुछ सुना देती हैं तो सीरत एकदम से बोलती, अरे बीजी सुनो तो सही, मैं तो ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए। ये देखिए। वो अपने पर्स में से एक डायमंड रिंग निकाल कर दिखाती है, जिसे देख कर सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। सरताज गुस्से से सीरत को देखते हुए, मन में बहुत चालाक है जंगली बिल्ली कहेंगे, पहले खुद ही फंसा दिया और फिर खुद ही बचाने आ गई। सीरत सबसे आंख बचाकर सरताज की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। सरताज गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद सीरत भी अंदर आती है। उसके चेहरे से शरारती हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरताज गेट बंद करके सीरत की बाजू पकड़कर अपने पास खींचते हुए, जानबूझकर किया ना तूने ये सब, बहुत मज़ा आ रहा था ना मुझे तुझे मेरी डांट पड़ते हुए देखकर। सीरत अपनी बाजू छुड़वाते हुए, हाँ किया है और कसम से मज़ा भी बहुत आया। ये बोल वो आईने के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगती। सरताज उसके पीछे जाता है और सीरत की दी हुई घड़ी को जोर से टेबल पर रखते हुए, ये ले अपनी घड़ी वापस, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये बकवास गिफ्ट। हालांकि सरताज को वो घड़ी बहुत पसंद आई थी, पर गुस्से में वो उसे वापस दे रहा था। सीरत उसकी तरफ
बिना ध्यान दिए चुपचाप पहन ले वापस, मैं दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेती। सरताज मुंह फुलाकर, मैं नहीं पहनूंगा। सीरत घड़ी उठाकर दोबारा उसके हाथ पर बांधते हुए, पहनता है कि नहीं या बताऊं बीजी को? सरताज गुस्से से, बीजी 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 एक बीजी ही है, सरपंच बना रखा है इसने। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए, हाँ मैं खुद पहन लूँगा, बड़ी आई। और तो आज तूने किया है ना, उसे मैं भूलूंगा नहीं। सीरत मुस्कुरा, वैसे भी मैं भूलने वाली चीज़ नहीं हूँ। सरताज गुस्से से बाहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों की आपस में बहुत नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। जब भी दोनों बातें करते, किसी न किसी बात पर बच्चों की तरह झगड़ने लगते। रात का वक्त, सीरत बाथरूम में थी। कपड़े बदल कर जैसे ही वो बाहर आती है तो नजरें जाती है सरताज पर, जो अपने आप को चादर से पूरा कवर करके सोया हुआ था। सीरत उसे देखकर मन में, ये आज इतनी जल्दी कैसे सो गया और हमेशा बिस्तर पर नींद में भी बंदर की तरह घूमता रहता है। वो आज सावधान की तरह क्यों लेटा है? कुछ तो गड़बड़ है, वो मन ही मन सोचती और धीरे धीरे सरताज की तरफ बढ़ने लगती है और एकदम से जाकर चादर खींच देती है। चादर खींचते ही आंखें हैरानी से फैल जाती हैं उसकी। सरताज वहाँ पर नहीं था। अपनी जगह वो तकिए रखकर कमरे में लगी खिड़की में से कूदकर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गया था। सीरत, ओह तो ये चक्कर है जनाब, रात को आवारागर्दी करने निकले हैं, वो भी अपनी बेचारी पत्नी को बिना बताए। वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोलती है, फिर अपने माथे पर हाथ रखकर, हाय रब्बा कैसा निकम्मा पति मिला है मुझे, जो अपनी ही बीबी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। मेरे तो भाग ही फूट गए। सीरत एक्टिंग करते हुए बोल रही थी और उसे बहुत ही हंसी आ रही थी। वो वापस तकिए रखकर उस पर चादर डाल देती है। हंसते हुए वो बिस्तर पर लेट जाती और जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली जाती। करीब रात के 2 बजे सरताज वापस आता है और खिड़की से होकर कमरे में आ जाता है। बहुत धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहा था। सरताज की नज़र गहरी नींद में सो रही सीरत पर पड़ती है। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी दमक रहा था। सीरत के सिल्की बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सरताज की नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी, पर जल्दी वो अपना सर झटक कर अपनी तरफ जाकर लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगला दिन भी ऐसे ही बीत जाता है और रात होती है। सरताज वॉशरूम में था और वो आज रात भी बाहर जाने वाला था। वो बाहर आता है और देखता है कि सीरत अपने आप को पूरा कवर करके नींद में सो गई है। फिर उस पर वो ज़्यादा ध्यान न देकर एक नज़र आईने में खुद को देखकर अपने बालों को सेट करके वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे वो नीचे उठकर खड़ा होता है तो उस नज़रें सामने जाती है जहाँ अपने दोनों हाथ बांधे सीरत खड़ी थी, जो गुस्से से घूर रही थी। सरताज खिड़की से बाहर गार्डन में कूद जाता है और अपने कपड़े ठीक करते जैसे वो नीचे से खड़ा होता है। नजरें जाती हैं सामने जहाँ अपने दोनों हाथ बांधे सीरत खड़ी थी और गुस्से से सरताज को घूर रही थी। ब्लैक कलर का वन पीस जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था, चेहरे पर मेकअप, बाल खुले हुए, होंठों पर डार्क लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग, हॉट लग रही थी वो। एक पल के लिए सरताज पलकें झपकाना भूल जाता है, पर अगले ही पल उसे सामने देखकर सरताज का गला सूख जाता है। मन में ये आफत कहाँ से आ गई? कहीं से पता चल तो नहीं गया कि मैं कल रात भी पार्टी में गया था? सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर, क्या लगा तुझे कि तू ऐसे अकेला अकेला पार्टी करने जाएगा और मैं टिपिकल वाइफ की तरह घर पर तेरा इंतज़ार करूँगी और फिर एक कोने में जाकर आंसू बहाकर चुपचाप सो जाऊँगी? सरताज, ड्रामा मत कर, क्या चाहिए वो बोल, वो खींचते हुए बोलता है। सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर, ये हुई ना बात, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, वो मुस्कुराकर बोलती। सरताज उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ जाता है और मुंह बनाते हुए, नहीं तू नहीं जा सकती मेरे साथ। सीरत अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और बड़ा करके, क्यों नहीं जा सकती? सरताज, वहाँ पर मेरे सब दोस्त होंगे, तो उन सब के साथ क्या करेगी? सीरत, वही जो तू करेगा, मौज मस्ती। मैं चल रही हूँ तेरे साथ, ये बात फाइनल, वो गुस्से से बोलती। सरताज भी गुस्से से दांत भींचकर, एक बार बोला ना तू नहीं जाएगी, समझ नहीं आया? सीरत उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, जाऊंगी तो मैं ज़रूर, और अगर मैं नहीं गई तो तू भी नहीं जाएगा, समझा?
सरताज को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देख सीरत, तू मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं तेरे लिए बियर ले आऊँगा, ओके? अब प्लीज़ मुझे जाने दे। वो उसका गाल थपथपा कर आगे बढ़ जाता है। सीरत पीछे मुड़कर टेढ़ा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखकर अपना एक हाथ सिर पर रखते हुए, हाय रब्बा, कैसा ज़माना आ गया। ये मेरा पति अपनी नई नवेली बीवी को घर छोड़कर खुद ऐश करने जा रहा है। ओह हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। उसकी आवाज़ सरताज के कान में पड़ती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर सीरत की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। फिर हल्के हल्के से अपना माथा पीटते हुए, बताओ भला मैं बेचारी अबला नारी किसे अपना दुख बताऊं? हाँ बीजी को बताती। ये सुनकर सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे सीरत पर बहुत गुस्सा आता है। सीरत जोर जोर से, बीजी दादाजी, ये आपका पुत्र। इतने में सरताज आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे दीवार से लगाते हुए, चुप हो जा मेरी माँ, क्यों सबको जगाने पर तुली हुई है तू? सीरत उसका हाथ हटाते हुए, तू मुझे लेकर चल रहा है या नहीं? सरताज गुस्से से, तू पक्का नहीं मानेगी? सीरत, हाँ नहीं मानूंगी। सरताज आगे बढ़ते हुए, आजा मर जा, वो गुस्से से बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सीरत खुशी से उछलती हुई उसके पीछे जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। सरताज गाड़ी स्टार्ट करते हुए, देख तू मेरे दोस्तों के सामने पिएगी नहीं और ना ही मेरे से झगड़ा करेगी। सीरत उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, ओए हेलो, मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, हमेशा तू ही करता है। सरताज गाड़ी चलाते, हाँ हाँ, तेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है ना, जैसे मैं तो अकेला ही बोलता रहता हूँ और तू बेचारी अबला नारी की तरह चुपचाप सुनती रहती है। सीरत, इस टाइम भी तू अकेला ही बकवास कर रहा है, मैं नहीं। चुपचाप चला और थोड़ा तेज चला, गाड़ी है ये, बैलगाड़ी नहीं। सरताज गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, कितनी भी तेज कर लो पर फिर भी तेरी जुबान से तो कम ही रहेगी। सीरत गुस्से से चेहरा फेर कर बाहर देखने लगती है। सरताज भी चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर में वो डिस्को के बाहर थे। सरताज के दोस्त बाहर उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही सीरत और सरताज दोनों गाड़ी में से उतरते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और सीरत को देखकर तो सबका मुंह खुला रह जाता है। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। ये सीरत इसके साथ यहाँ क्या कर रही है और ये इसे लाया ही क्यों है अपने साथ? उनमें से एक, ये क्या बकवास सवाल है? वो उसकी वाइफ है, वो उसके साथ कहीं भी जा सकती है और क्या पता इन दोनों ने भी अपनी दुश्मनी ख़त्म कर ली हो। इतने में सरताज और सीरत उनके पास चले जाते हैं। सरताज गला साफ करने का नाटक करता है। उसके दोस्त एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी सभी सीरत से मिलते हैं और सीरत भी सबसे अच्छे से मिलती है। फिर सरताज की तरफ देखकर अंदर चले। सरताज तो चल हम आ रहे हैं। सीरत अंदर चली जाती है। सीरत के जाते सरताज के दोस्त उसको घेरते हुए, क्यों बे, इसे क्यों लेकर लाया है साथ में? और अगर सीरत के साथ पार्टी करनी थी तो फिर हमें क्यों बुलाया? सरताज खींचते हुए, यार मैं नहीं लाया हूँ, खुद आई है ज़बरदस्ती बीजी को बताने की धमकी दे रही थी, फिर मैं क्या करता? तुझे क्या पता इस आफत को मैं कैसे झेलता हूँ? हाँ चलो अब, ये बोलकर सरताज भी अंदर चला जाता है और उसके दोस्त भी। सरताज अंदर आकर देखता है कि सीरत अपनी सहेलियों के साथ आराम से गप्पे मार रही है। सरताज के दोस्त उसकी सहेलियों को देखकर, अरे वाह, ये सब भी आई हैं। उन सब की आंखों में चमक आ जाती। सरताज सबकी तरफ घूर कर देखता है। उसके दोस्त क्या घूर रहा है, खुद ने तो शादी कर ली, हमें सेट नहीं होना क्या? ये बोलकर सब सीरत की सहेलियों के पास चले जाते हैं। सरताज अकेला बाहर काउंटर पर चला जाता है और अपने लिए एक बियर ऑर्डर करता है। सीरत एक सहेली की नज़र सरताज पर पड़ती है। वो, सीरत से, ये जीजू वहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? सीरत सरताज की तरफ देखकर सोफे पर से उठते हुए, मैं देखती हूँ। सरताज के दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर धीरे से, इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? सीरत सरताज के पास जाकर, क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? चलो हमारे साथ बैठो। सरताज उसकी तरफ देखता है, फिर मुंह बनाकर, हाँ पहले ज़बरदस्ती मेरे साथ आ गई, फिर अपनी इन सहेलियों को भी बुला लिया और वो भी मेरे कमीने दोस्त मेरे साथ होने की बजाय उनके साथ जाकर बैठ गए। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सीरत धीरे से पर गुस्से से, ओ जो भी भाषण देना है ना घर जाकर दियो,
अब चुपचाप चलकर मेरे साथ बैठ। इतने में वेटर सरताज की बियर रख कर चला जाता। सरताज चल चल, तेरे साथ बैठूंगा मैं, कभी नहीं। सीरत, तू बैठता है या मैं ये बियर पी जाऊँ? फिर मत कहियो कि मेरे दोस्तों के सामने। सरताज, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं सीरत, बाजवा। ये बोलकर वो भी उसके साथ जाकर बैठ जाता है और सीरत भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। सबके बीच दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, पर मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे। पूरा माहौल हंसी ठहाकों में तब्दील हो गया था। सरताज भी अब सबके साथ खुश था और सीरत भी सरताज के दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी। सरताज के दोस्त धीरे से सरताज से, यार भाभी तो बहुत अच्छी हैं, हम तो खामा खा ही इसे नकचड़ी समझते रहे, वो भी तेरे कहने पर। सरताज मन में, लो जादूगरनी ने चला दिया अपना जादू, कर लिया मेरे दोस्तों को भी अपने वश में, ये पक्का कोई काला जादू जानती है। खैर रात के 2 बजे तक सब वहीं पर मस्ती मजाक करते रहे। फिर टाइम देखकर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। सरताज गाड़ी चला रहा था और सीरत अपने बालों को पीछे कर रही थी, जो हवा से लहराकर बार बार उसके चेहरे पर आकर तंग कर रहे थे। सरताज कनखियों से उसे देख रहा था, लेकिन सीरत उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन वो आज कितनी खुश है ये उसका चेहरा बता रहा था। कुछ ही देर में दोनों घर पर पहुंच जाते हैं वो और धीरे धीरे अंदर आते हैं। गेट पर बैठा वॉचमैन दोनों को देख रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं। दोनों गार्डन में अपने कमरे की खिड़की के पास आकर राहत की सांस लेते हैं। सरताज खिड़की के होते हुए अंदर जाने लगता है, पर सीरत बीच में ही, पहले मैं जाऊंगी। सरताज का बिल्कुल मन नहीं था उससे बहस करने का। वो बिना कुछ बोले साइड में हो जाता है और सीरत अंदर जाने लगती है। सबसे पहले तो वो अपनी हील्स निकाल कर अंदर फेंक देती है, फिर एक हाथ दीवार पर रखकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं रहा था। सरताज उससे ही देख रहा था। चांद की रोशनी में उसका पूरा बदन चमक रहा था। वो जल्दी ही अपने नजरें हटा लेता है। सीरत पीछे मुड़कर देखती, चुपचाप खड़ा क्या, हेल्प नहीं कर सकता मेरी? सरताज, ये हेल्प मांगने का कौन सा तरीका है? वो गुस्से से बोलता। सीरत उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर वापस खिड़की की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। अचानक से उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस होता है, जिससे वो एकदम से सिहर उठती है। दिल धक धक करने लगता है उसका। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सरताज अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। फिर सीरत की तरफ देखकर, अब जल्दी कर, सारी रात ऐसे ही रहेगी क्या? सीरत होश में आती और फटाफट से खिड़की से कमरे के अंदर चली जाती। फिर सरताज ऊपर आने लगता है। ऊपर चढ़ने में दिक्कत उसे भी हो रही थी। सीरत खिड़की में से झांक कर उसे ही देख रही थी। वो उसके सामने अपना हाथ कर देती। सरताज उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाता है। वो एकदम से अंदर आता है, जिससे सीरत संभल नहीं पाती। वो पीछे को गिरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही सरताज अपनी बाहों में उसे थाम लेता है। सरताज के दोनों हाथ उसकी पीठ पर होते हैं और सीरत के हाथ उसके सीने पर। दोनों बेहद करीब थे और दोनों का ही दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सरताज धीरे से, तू ठीक है? सीरत नजरें झुकाकर, मैं चेंज करके आती हूँ, ये बोल कर वो तेजी से बाथरूम में चली जाती है। दिल की धड़कनें अब भी शांत नहीं हुई थी दोनों की। सीरत के बाहर आने से पहले सरताज अपने कपड़े चेंज करके अपनी तरफ जाकर लेट जाता और आंखें बंद कर लेता है। सीरत चेंज करके बाहर आती, एक नज़र सरताज को देखकर वो भी अपनी जगह पर आकर लेट जाती है। सरताज ही जल्दी ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सीरत और सरताज का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बदल रहा था। अब तो दोनों बात भी कम ही करते थे एक दूसरे से। घर वालों के सामने तो नॉर्मल रहते थे, पर अकेले में या तो चुप ही रहते थे या फिर लड़ते थे। रात का वक्त सब अपने अपने कमरे में थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। सीरत भी कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठी पलंग से टेक लगाकर कोई बुक पढ़ रही थी। सरताज वॉशरूम में था। जैसे सरताज वॉशरूम से बाहर आता है तो दोनों की नज़रें मिलती है। जहाँ सरताज अपनी नज़रें हटा लेता, वहीं सीरत उसे देखकर, तो कहीं बाहर जा रहा है? सरताज मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करता हुआ, हाँ मेरे दोस्त का बर्थडे है,
तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर सीरत की तरफ देखकर, और तू मेरे साथ नहीं जाएगी। सीरत मुँह बनाकर, आना भी कौन चाहता है तेरे साथ, लेकिन तू घर पर बता कर तो जा ही सकता है। सरताज परफ्यूम छिड़कते हुए, नहीं रहने दें, इन लोगों को पता चला तो जाने ही नहीं देंगे, या फिर तुझे भी साथ में चिपका देंगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर वो खिड़की के पास जाता है। सीरत उसे ही देख रही थी। सरताज पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर, और तू बेचारी अबला नारी की तरह मेरा इंतजार मत करियो, चुपचाप सो जाइयो। सीरत एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती है। सरताज हंसते हुए खिड़की से कूद जाता है और जाते हुए छोड़ जाता है सीरत के चेहरे पर स्माइल। सरताज खिड़की के पास जाकर पीछे मुड़कर सीरत को देखते हैं, अब तो बेचारी अबला नारी बनकर मेरा इंतजार मत करियो, चुपचाप सो जाइयो। सीरत एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती हूँ, सरताज के बच्चे चला जा चुपचाप। सरताज हंसते हुए खिड़की से कूदकर चला जाता है और जाते हुए छोड़ जाता है सीरत के चेहरे पर स्माइल। सरताज गार्डन में से होता हुआ बाहर जा रहा था। अचानक उसे वो पल याद आ जाता है जब वो पहले भी इसी तरह बाहर जा रहा था और सीरत ने पीछे से आकर अबला नारी की एक्टिंग की थी। वो पल याद करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर सीरत वहाँ नहीं होती। वो अपने सिर पर हल्की सी चपत मारकर मुस्कुराते ही वहाँ से चला जाता है। सीरत के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसे भी अपनी नौटंकी याद आ गई थी। मुस्कुराते हुए वो फिर से बुक पढ़ने लगती है। सरताज अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और कुछ ही देर में वो अपने दोस्तों के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। सरताज अपनी गाड़ी लॉक करके अंदर जाता है। अंदर से तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर जाता है। सब लोग नाचते गाने में मस्त थे। सरताज देखता है कि सीरत की भी सहेलियां आई हैं। उन्हें देखकर मन में ये शाले नहीं सुधर सकते। सरताज के दोस्तों की नज़र उस पर पड़ते वो सरताज के पास जाते हैं। फिर इधर उधर नज़र घुमाकर, नहीं सीरत आई। सरताज अंदर आकर चेयर पर बैठते हुए, नहीं वो नहीं आई। उसके सभी दोस्त उसके आसपास बैठते हुए, क्यों नहीं आई, तुझे लेकर आना चाहिए था ना साथ में, क्यों नहीं लाया? तो सीरत की सहेलियां भी, हाँ जीजू, हम सब भी यही सोच कर आए थे कि सीरत भी आपके साथ आएगी। ये तो गलत बात है आपकी। वो लगभग सरताज से गुस्सा होते हुए बोलती है। सरताज मन में, क्या मुसीबत है, इससे अच्छा तो मैं उसे साथ ही लेकर आ जाता। सरताज के दोस्त, बोलना क्यों नहीं लाया उससे साथ में? सरताज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आई। मैंने तो कहा था उसको साथ चलने को, पर उसने ही मना कर दिया। सरताज के दोस्त, तू रहने दे, हम सब जानते हैं तुझे तू ही नहीं ले कर आया होगा। सरताज खींचते हुए, ऐसी बात नहीं है यार। सीरत की सहेलियाँ तो ठीक है, मैं सीरत को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आई। सरताज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं पर वो चेहरे से महसूस नहीं होने देता। पर अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था कि आज तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो ही जाएगी। सीरत की एक सहेली उसका नंबर डायल करती है। सीरत अभी भी बुक पढ़ रही थी। उसका फ़ोन रिंग होता है। नंबर देखकर वो मुस्कुराते फ़ोन उठाती। सीरत की सहेली ने फ़ोन स्पीकर पर किया हुआ था। सीरत, हेलो की बच्ची, तू आई क्यों नहीं? सीरत असमंजस से, नहीं आई मतलब कहाँ आना था मुझे? अरे यहाँ रवि के बर्थडे पार्टी में जीजू के साथ, पता है हम सब आए हैं इसलिए कि तू भी आएगी। बीच में ही रवि, हाँ भाभी जी आए क्यों नहीं आप? या ये सरताज नहीं रहा है आपको? सरताज मन में, बस अब विस्फोट होने ही वाला है। सीरत, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रवि, और गुस्सा मत हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आई। सरताज ने तो कहा था। ये सुनकर सरताज को बहुत हैरानी होती है। मन में, ये पक्का सीरत ही है ना? सीरत, अब तुम सब एंजॉय करो कि बाय, ये बोलकर सीरत फ़ोन कट कर देती है। सरताज को अब सीरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मन में, क्यों नहीं लेकर आया मैं उसे अपने साथ, वो भी हम सब के साथ एंजॉय कर लेती। उसका दिल अब पार्टी में नहीं लग रहा था। जल्द से जल्द घर जाना चाहता था वो। थोड़ी देर बाद वो सीरत की तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगता है। रवि एक छोटा सा केक सरताज को देते हुए, ये सीरत के लिए। सरताज घर के लिए निकल जाता है। उधर सीरत को नींद नहीं आ रही थी, या यूँ कहें कि
वो सरताज का इंतज़ार कर रही थी। वो खिड़की पर ही खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी। वो गार्डन में टहलने के लिए जाती, लेकिन और भी कोई था जिसे नींद नहीं आ रही थी, और वो थे दादाजी। वो भी गार्डन में टहलने के लिए आ जाते हैं, पर हाँ, दोनों एक दूसरे से दूर थे। सरताज की गाड़ी अंदर आती। सरताज अपनी बिंदास चाल चलता हुआ आ रहा था, इस बात से बेखबर कि दादाजी की नज़र उस पर पड़ चुकी है। कहाँ से आ रहा है इस वक्त? दादाजी गुस्से से बोलते हैं। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर सरताज के कदम रुक जाते हैं और हल्का सूख जाता है, पर पीछे पलटने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दादाजी उसके और पास जाकर, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? सरताज पीछे पलटते, वो दादाजी, वो मैं, दादाजी, वो मैं क्या? फिर चला गया तू अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करने? शर्म नहीं आती तुझे? सरताज सर झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था। दादाजी गुस्से से, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, शर्म नहीं आती है? शर्म आती है मुझे तो। बेकार है तुझे कुछ भी कहना या समझाना, जब करनी तो तूने अपनी मन की है। इनको मैंने भेजा था दादाजी, पीछे से सीरत आकर बोलती है। सरताज हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है और दादाजी सीरत को देखकर, पुत्र तूने भेजा था, पर कहाँ? सीरत आगे आते हुए, वो दादाजी, मेरा केक खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इनको बोला था कि अभी के अभी लेकर आओ। वो बिना घबराए अपनी बात बोलती है। सरताज उसकी तरफ देखता है और धीरे से अपने होंठ हिलाकर उसको थैंक यू बोलता है। दादाजी थोड़े गुस्से से, ये कोई टाइम है केक खाने का? अब दोनों सिर झुकाकर दादाजी के सामने खड़े थे। हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अगर इस वक्त वो केक लेने चला गया तो? बीजी की रौबदार आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। दादाजी पूछे मुड़कर देखते हैं। बीजी गुस्से से उन्हें घूर रही थी। खुद ने तो कभी कोई चीज़ लाकर नहीं दी मुझे। ज़िंदगी बीत गई मेरे इस आदमी के साथ, पर मजाल है कभी कुछ लाकर दिया हो मुझे। बीजी दादाजी के बिल्कुल पास आकर बोलती है। सीरत और सरताज को हंसी आ रही थी। वो दोनों सिर झुकाकर मुस्कुराने लगते हैं। दादाजी, भाई आप तो बस राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती हैं। बहाना चाहिए आपको तो बस मुझसे लड़ने झगड़ने का। बीजी, बहाना नहीं है, ये सच है। नहीं आप बताओ, आज तक आपने मुझे कभी कुछ लाकर दिया है? अरे वो छोड़ो, आपने अपने आप लाना तो दूर की बात है, जो मैं अपने मुंह से मांगूं वो भी नहीं लाकर देते। फिर सरताज की तरफ देखकर, और एक ये है मेरा पुत्र जो इतनी रात को भी अपनी बीवी के लिए केक लेकर गया। शाबाश पुत्र, शाबाश। जाओ बच्चों, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, इन्हें तो मैं सीधा करती हूँ। सीरत और सरताज मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं और बीजी और दादाजी वहीं बहस करने लगते हैं। सीरत आगे होती है और सरताज उसके पीछे। सरताज अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके एक गहरी सांस लेकर, बच गया आज तो। फिर वो पीछे मुड़कर सीरत की तरफ देखता है जो कि बिस्तर को सही से सेट कर रही थी। वो उसके पास जाकर, थैंक यू। सीरत उसकी तरफ देखते फिर मुस्कुरा कर, उस दिन तूने मेरी हेल्प की थी, आज मैंने कर दी, सिंपल। सरताज मुस्कुरा कर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स। सीरत उसकी तरफ हैरानी से देखती है। फिर अगले ही पल वो उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए, बेस्ट फ्रेंड्स। सरताज, तो फाइनली दुश्मनी ख़त्म कर ली हमने अपनी। सीरत बस मुस्कुरा देती। सरताज अपने माथे पर हाथ रखते, अरे मैं तो भूल ही गया, ये ले तेरा केक, रवि ने भेजा है। सीरत केक निकाल कर टेबल पर रख कर सरताज की तरफ देखकर, आ जा साथ खाते हैं, अपनी दोस्ती की शुरुआत मीठे से करते हैं। सरताज उसके पास जाते हुए, हाँ ये सही कहा बोला तुमने। वो केक का एक पीस उसको अपने हाथ से खिलाते हुए बोलता है। सीरत उसके हाथ से केक खाकर फिर अपने हाथ से उसे खिला देती है। दोनों बिस्तर पर अपनी अपनी जगह लेटते हुए बातें करने लगते हैं। सरताज, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर तेरी फ्रेंड भी होगी, वरना मैं तुझे लेकर ही जाता। और हाँ, आज मेरी इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, वरना मुझे तो लगा था कि सीरत चल चल, मैं तेरी तरह पागल थोड़ी हूँ। वह सरताज को चिढ़ाते हुए बोलती है। सरताज किसी बच्चे की तरह मुँह बनाकर, तो फिर से शुरू हो गई ना, अभी अभी तो दोस्ती हुई है हमारी। सीरत करवट लेते हुए, दोस्ती तो हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे
तुझे जी जी करके बुलाऊंगी। सरताज वे दूसरी तरफ करवट लेते हुए, जी जी वाली तो उम्मीद भी नहीं है मुझे तेरे से। सीरत खींचते हुए, हाँ सो जा चुपचाप और सोने दे। सरताज भी चुपचाप सो जाता है और सीरत भी। अगली सुबह सीरत की आंख जल्दी खुल जाती। सरताज अब भी सो रहा था। सीरत उठती और नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में सीरत नहाकर बाहर आती है। सरताज अब भी सोया हुआ था। सीरत तैयार होने लगती है। आसमानी कलर का सूट, बालों को एक साइड करके चोटी की हुई थी, आंखों में गहरा काजल, माथे पर गोल्डन कलर की छोटी सी बिंदी, होंठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में बालियां, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। तैयार होकर वो बाहर चली जाती। बीजी और दादाजी बाहर सोफे पर ही बैठे थे। बीजी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। कमल जी वहीं बैठी बीजी के साथ कुछ बात कर रही थी। सीरत उनके पास जाकर सबका आशीर्वाद लेती है। बीजी उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है, फिर धीरे से, केक स्वाद था पुत्र। सीरत मुस्कुराकर गर्दन झुका लेती है। दादाजी, सरताज उठ गया? सीरत, नहीं दादाजी, वो अभी तभी नौकर चाय लेकर आता है और टेबल पर रख कर चला जाता है। बीजी सीरत से, जा पुत्र, अपना और सरताज का चाय नाश्ता कमरे में ही ले जा और सरताज को भी जगा दे। सीरत उठते हुए, जी बीजी। इसके बाद सीरत नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती है। सरताज भी बस तभी उठा था और पलंग से टेक लगाकर बैठा था। सीरत अंदर आती है और सरताज को देखकर, गुड मॉर्निंग। सरताज भी मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। सीरत उसके पास बैठते हुए, ये ले नाश्ता कर ले। सरताज उसकी तरफ देखकर, क्या बात है, आज तो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई है? वो भी चेहरे पर स्माइल रखकर, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? सीरत को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलती, बस उसके पास से नाश्ते की प्लेट उठाकर सोफे पर जाकर बैठ खुद खाने लगती है। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखता और बिस्तर से उठते हैं, ओए कहाँ जा रही है, मुझे भी खाना है। वो सीरत के पास बैठते हुए बोलता है। सीरत पीछे करते हुए, ना बिल्कुल नहीं, इसमें जहर मिलाया है मैंने, तो टपक गया तो। वो मुँह बनाकर बोलती है। उसकी टोन से सरताज को समझ आ जाता है कि उसकी बात का सीरत को बुरा लगा है। क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था, ला देना, सच्ची बहुत भूख लगी है। सीरत, ना बिल्कुल नहीं, ये तो तुझे बकवास करने से पहले सोचना था। सरताज सोफे पर से खड़े होते हुए, तू मुझे नाश्ता नहीं देगी तो मुझे क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? मैं अपने लिए अभी नाश्ता लेकर आता हूँ। ये बोल वो बाहर जाने लगता है। सीरत अपना नाश्ता करते हुए, मैं तेरा नाश्ता यहीं लेकर आई थी और अगर तू बाहर नाश्ता लेने गया तो मैं सबको ये बोल दूँगी कि तूने मेरे हाथ से इसलिए नाश्ता नहीं किया क्योंकि तुझे लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। फिर सबको जवाब तू ही देना। ये सुनते सरताज के बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर सीरत को देखते हुए, ये तो चीटिंग है यार, तू मुझे खाने भी नहीं दे रही और दूसरा नाश्ता भी नहीं लाने दे रही। सीरत, मैंने तो तुझे बोला था पर तुझे तो तब बकवास करनी थी ना। सरताज हार मानते हुए, गलती हो गई मेरी माँ, अब क्या जान लेकर ही मानेगी? तेरी दोस्ती तो दुश्मनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। सरताज खींचते हुए, तेरी दोस्ती तो दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक है। वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठते हुए बोलता। सीरत उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और बस अपना नाश्ता करने लगती है। सरताज उसकी तरफ देखकर मन में, देखो कितनी बेशर्म है, कैसे ठूस ठूस कर खा रही है, यहाँ मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। सरताज के मुंह में पानी आ रहा था। सीरत उसकी तरफ देखती है, फिर नाश्ते की प्लेट उसके सामने करते हुए, ले ठूस ले, वरना जितना तेरे मुँह से पानी आ रहा है ना, पक्का बाढ़ आ जानी है यहाँ पर। सरताज जल्दी से प्लेट उठाकर खाने लगता है। तभी बीजी अंदर आते हुए, सरताज पुत्र, सरताज खाते हुए, जी बीजी। बीजी पुत्र, नाश्ता करने के बाद तैयार हो जा, मुझे ज्वेलर्स के पास जाना है, तो साथ चल मेरे। सरताज, जी बीजी। सीरत अपना नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी और फिर वो बीजी के साथ बाहर ही चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज तैयार होकर बाहर आता है। बीजी बाहर सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार ही कर रही थी। सीरत कमल जी के साथ उनके कमरे में थी। सरताज अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए, चलिए बीजी, चल पुत्र, कहकर बीजी उसके साथ चली जाती हैं।
सरताज गाड़ी चलाता हो। बीजी अचानक ज्वेलर्स के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? बीजी, कुछ गहने बनवाने हैं बेटा। मेरी एक सहेली की लड़की की शादी है तो उसे देने के लिए। कुछ ही देर में वो ज्वेलर्स के पास बैठे गहने देख रहे थे। सरताज बैठा बोर हो रहा था। वो अपना फ़ोन निकाल कर उसमें गेम खेलने लगता है। बीजी उससे आवाज़ लगाते हुए, देख ही तो ये बेटा कैसा है। सरताज नज़र उठाकर देखते, क्या बीजी, इन सब चीज़ों का मुझे नहीं पता, आप ही देख लो। ये बोलकर वो वापस गेम खेलने लगता है और बीजी वापस गहने देखने लगती हैं। सरताज वहाँ से उठकर इधर उधर घूमने लगता है और घूमते उसकी नज़र एक बहुत सुंदर के झुमके पर पड़ती है। पता नहीं एकदम से उसे सीरत का ख्याल आता है मन में, ये सीरत पर बहुत अच्छे लगेंगे, उसने भी तो मुझसे कितनी अच्छी गिफ्ट की थी। ये सोचकर वो बीजी से आंख बचाकर वो झुमके पैक करवा लेता। उसने पहली बार किसी लड़की के लिए गिफ्ट लिया था। अब किसी छोटे बच्चे की तरह उसको सीरत को ये झुमके दिखाने की जल्दी थी, पर बीजी उसे लेकर वहाँ से सीधा अपनी सहेली के घर चली जाती हैं। उनको आते आते लगभग रात ही हो जाती है। खाना वाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सीरत कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठे लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही थी। सरताज भी कपड़े चेंज करके उसके पास बैठते सीरत वो के सामने वो गोल्ड के झुमके रख देता, जिन्हें देखकर सीरत की आंखें हैरानी से फैल जाते हैं। वो लैपटॉप साइड में रख जल्दी से वो झुमके उठाकर अपने हाथ में लेते हुए, वाओ ये कितने सुंदर हैं, उसे वो कितने पसंद आए, उसके चेहरे पर दिख रहा था। उसे खुश देखकर सरताज को बहुत अच्छा लग रहा था। सीरत सरताज की तरफ देखकर, ये किसके लिए है? सरताज, तेरे लिए, तुझे पसंद आए। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है, ये तो मेरे लिए लाया है, आई कांट बिलीव। ये बोलकर वो सरताज की बाजू पर नोच लेती है। सरताज चिल पड़ता है और अपनी बाजू को मसलते हुए, पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है तू? सीरत झुमके पहनते हुए देख रही थी, ये सपना तो नहीं बेना? सरताज उसे घूरते हुए, तो अपने आप को नोचती ना। सीरत दूसरे कान में भी झुमका पहनते हुए, चल चल कितनी सॉफ्ट स्किन है मेरी खुद को थोड़ी नोच सकती हूँ। झुमके पहनकर वो जल्दी से आईने के सामने जाकर, वाओ ये कितने अच्छे लग रहे हैं मुझ पर। फिर सरताज के सामने जाकर, देखना अच्छे लग रहे हैं ना? सरताज बिस्ते से टेक लगाते हुए बहुत सीरत उसके पास बैठते हुए, पर तू मेरे लिए गिफ्ट लाया क्यों? सरताज, तू ही उस दिन कह रही थी ना कि मुझे लड़कियों को गिफ्ट देने की तमीज़ नहीं है, और फिर भी तू भी तो लाई थी ना मेरे लिए घड़ी। सीरत बस मुस्कुरा देती। सरताज अपनी दोस्ती का तोहफा समझ ले। सीरत उन्हें कानों में से उतारते हुए, इन्हें मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। पहली बार तो तूने ढंग का गिफ्ट दिया है। झुमकों को वापस पैक करके वो अलमारी में संभाल कर रख देती है और वापस बिस्तर पर बैठ फिर से लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगती है। सरताज, क्या सर्च कर रही है? बड़ी देर से देख रहा हूँ। सीरत लैपटॉप पर आंखें गड़ाए, अच्छी सी यूनिवर्सिटी सर्च कर रही हूँ आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। सरताज, यहाँ आसपास तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं ट्राई करती? सीरत, जाना तो मैं हमेशा से चंडीगढ़ ही चाहती थी, पर घर वालों ने जाने ही नहीं दिया। ये कहकर कि गिल खानदान का कोई भरोसा नहीं है, कब अपनी दुश्मनी निकाल ले, अकेली लड़की को कुछ कर दिया तो। उसकी बात पर सरताज हंस पड़ता है, सीरत भी हंसते हुए, और अब देखो उसी गिल खानदान में मेरी शादी कर दी। ये बोलकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। सरताज हंसते हुए, वैसे दुश्मनी की वजह से मैंने भी बहुत कुछ झेला है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, पता है मैंने भी पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहता था, पर सीरत और मैं तो जब भी आगे पढ़ने की बात करती थी तो दादा जी बोलते थे एक बार शादी हो जाए फिर जहाँ मर्जी जाकर पढ़ना, हम नहीं रोकेंगे। ये बोलकर वो वापस लैपटॉप में लग जाती, पर अचानक ही उसके दिमाग की लाइट जलती है और साथ में सरताज के भी। दोनों एक साथ, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? दोनों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। सरताज बिस्तर से उतरकर और साथ में सीरत को भी उतारते हुए, सीरत सीरत सीरत, कमाल का आइडिया दिया है तुमने। वो उसको कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए बोलता है। सीरत, हाँ छोड़ मुझे, गिराएगा क्या?
सरताज उसको छेड़ देता है। फिर सोफे पर बैठते हुए, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ। सीरत भी चहकते हुए उसके पास बैठते हुए, हाँ बिल्कुल, अब तो हम दोनों ही चंडीगढ़ जा सकते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने। सरताज मुँह बनाकर, पढ़ाई तो करियो, मैं तो बस ऐश करूँगा और वहाँ पर हमें ये शादी वाला नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। सीरत, हाँ ये तो है, आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे। सरताज, हाँ, और पर हमारा एक बंगला भी है तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरत, सबसे अच्छी बात, मुझे तेरे साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा, पता है पूरी रात बंदर की तरह उछलता रहता है तू। सरताज उसे घूरते हुए, तो सोफे पर सो जाया करना, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। सीरत, मैं क्यों सोफे पर सोने जाऊँ, तू जा बंदर कहेगा। सरताज, तुझे लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है ना, इतना अच्छा मूड है पर तुझे तो ख़राब ही करना है ना। सीरत उठकर बिस्तर पर लेटते हुए, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर समझा, और ये तू कि घर वालों से बात कैसे करेगा। एक मिनट, क्या बोला तूने? घर वालों से बात मैं करूँगा, मरने का शौक़ नहीं है मुझे। वो बिस्तर पर उसके पास बैठते हुए बोलता है। सीरत एकदम से उठकर बैठते हुए, तू बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरताज उसके गाल खींचते हुए, उनकी लाडली बहू सीरत गिल। सीरत उसका हाथ हटाते हुए, चल चल, मैं कोई बात नहीं करने वाली। सरताज, देख बात तो तू ही करेगी। सीरत, क्यों, मैं ही क्यों? सरताज, देख, घर वालों को कोई समझा सकता है ना तो वो तू ही है। सीरत अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती है, क्यों? सरताज, मेरे घर वालों की नज़र में अगर कोई समझदार है तो वो तू ही है। अगर तू किसी का खून करके भी इनके सामने चली जाएगी ना तो ये लोग पता है क्या कहेंगे? भाई वाह, नाम रोशन कर दिया सीरत ने। भाई गिल खानदान की बहू खून नहीं करेगी तो कौन करेगा? शाबाश पुत्र, शाबाश, ऐसे ही खून करते रहना। सरताज दादाजी की नकल करते हुए बोलता है। सीरत का हंस हंस का बुरा हाल हो गया था। सरताज, और अगर मैंने एक चींटी भी मार दी ना तो शर्म नहीं आई तुझे? गिल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुझे इतना बड़ा इसलिए किया था कि तू बड़ा होकर चींटियाँ मार सके। अरे ये निकम्मा तो पैदा ही हमारे नाम खराब करने के लिए हुआ है। सीरत अपना पेट पकड़कर हंसते हुए, बस कर, मैं नहीं हंस सकती, प्लीज़ चुप हो जा। हंसते हंसते सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए, चल ठीक है, मैं बात कर लूँगी, अब सो जा। सरताज भी हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर लेट जाता। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाते। अगली सुबह सरताज उठ गया था और सीरत अब भी सो रही थी। सरताज उसके जगाते हुए, उठ जाना यार, कितना सोएगी, आज बात करनी है ना दादाजी से। सीरत, सोने देना, सुबह सुबह शुरू हो गया तू तो। सरताज, उठ जा मेरी माँ, अभी नाश्ता करते वक्त कर ले, वरना दादाजी पूरा दिन घर नहीं आने वाले। ये सुनते सीरत झट से अपनी आंखें खोलती है और एकदम से उठकर बैठते हुए, ये तो बात पहले नहीं बोल सकता था, और अपने खुले बालों को बांधते हुए बोलती है, अब हटेगा भी सामने से, ये बोल वो नहाने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सीरत और सरताज पास पास ही बैठे थे। सरताज टेबल के नीचे से उसको पैर मारता है। सीरत उसकी तरफ देखती, फिर धीरे से होंठ हिलाकर, क्या है? सरताज भी धीरे से, वो लब खाती रहेगी क्या, बात कब करेगी? सीरत उसको आंखें दिखाकर चुप रहने को बोलती है। फिर सबकी तरफ देखकर, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सब लोग सीरत की तरफ देखते हैं और अनजान बनते हुए सरताज भी उसकी तरफ देखता है। दादाजी, क्या बात है पुत्र, सब ठीक है ना? सीरत, सब ठीक है दादाजी, बस मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। बीजी खुश होते, करो करो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पूछना क्या है? सीरत, बात यह है बीजी कि मैं आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ जाकर करना चाहती हूँ। वो नज़रें झुकाकर बोलती है। सीरत बोलना जारी रखते हुए, यहाँ पर कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं दादाजी सरताज की तरफ देख, और तू क्या करेगा? सरताज एकदम से सक पका जाता है। मैं दादाजी, ओए चुप कर, मैं वो, देख कितनी समझदार कुड़ी है, कितनी चिंता है इसे अपने भविष्य की, और एक तू है, बस आवारा गर्दी करवा लो। सरताज सर झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था और सीरत सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। सरताज, दादाजी, मैंने भी आगे पढ़ने का सोचा है, मैं भी सीरत के साथ जाऊंगा। बीजी, वो तो तू नहीं भी जाना चाहता तो भी
हम तुझे भेज ही देते। कमल जी कब जाना है? सरताज, कल सुबह। वो जल्दी जाकर सारी सेटिंग भी करनी है, तो सोच रहे हैं कल ही चले जाएं। दादाजी कुर्सी से उठते हुए, जा सीरत बेटा, जाने की तैयारी करो। ये सुनकर सीरत खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज भी आ जाता है। वो भी बहुत खुश था। जैसे सरताज अंदर आता है, दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फाइनली कल हम जा रहे हैं, सीरत उसके गले लगे ही बोलती है। सरताज भी उसको कस कर पकड़े हुए, हाँ मज़ा आ जाएगा बहुत। एकदम से दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के कितने करीब है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों अब भी बेहद करीब थे। सीरत नज़रें झुकाकर पीछे होते हुए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ये बोल वो तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। सरताज अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत और सरताज दोनों ही खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सीरत, फाइनली हम जा रहे हैं। वाह। सरताज उसको कस कर पकड़ते हुए, हाँ बहुत मज़ा आएगा। एकदम से दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दोनों का दिल धड़कने लगता है। सीरत एकदम से उससे अलग होकर नीचे नजरी करके, मैं पैकिंग कर लेती है बोलकर वो तेज़ी से सरताज के पास से गुजर जाती है। सरताज नज़रों से उसका पीछा करता है और फिर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को शांत करता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत अपनी पैकिंग करने लगती है। कुछ देर बाद सरताज वापस कमरे में आता है। हो गई पैकिंग? सीरत, हाँ मेरी तो हो गई। अपनी पैकिंग तो खुद कर ले। सरताज, मुझे तो नहीं होती यार पैकिंग वैकिंग, तू हेल्प कर देना मेरी। सीरत उसकी तरफ देखते, फिर अच्छा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ, फिर उसके बाद तू मुझे मेरे घर लेकर जाएगा। सबसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। सरताज, हाँ ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है। सीरत सोफे पर बैठते हुए, चल अपना बैग लेकर आ। सरताज अपना बैग लेकर आता है। सीरत आराम से बैठते हुए, चल अब अलमारी में से कपड़े निकाल कर यहाँ रख। सरताज किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी सारी बातें मान रहा था। वो अपने कपड़े निकाल कर वहाँ रख देता है। सीरत अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए, चल अब इन में से जो तुझे लेकर जाने हैं उन्हें बैग में रख, और जो नहीं लेकर जाने उन्हें वापस अलमारी में रख। कुछ देर में सरताज ने अपने कपड़े पैक कर लिए थे और सीरत आराम से बैठकर अपने नेल पेंट सुखा रही थी। सरताज अपने बचे हुए कपड़े अलमारी में रखने लगता है कि अचानक उसकी नज़र सीरत पर पड़ती है, जो आराम से लैपटॉप सुखाने नेल पेंट सुखाने के साथ साथ कोई मैगजीन भी पढ़ रही थी। सरताज मन में, सारा काम तो मैंने किया, इसने क्या मदद की है मेरी, कितनी चालाक है ये। सरताज उसके मुंह पर अपनी एक टी शर्ट फेंकता है। सीरत उसकी तरफ देखकर, पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है? मेरे सारे बाल खराब कर दिए। सरताज उसके पास जाकर, सीरत की बच्ची ये हेल्प कर रही है तू तो खुद आराम से बैठी है और मैं कब से काम कर रहा हूँ। सीरत को हंसी आ जाती। वो हंसते हुए, लो जी इतनी तो हेल्प की है मैंने तेरी। सरताज गुस्से से, क्या हेल्प की है, जरा मैं भी तो सुनो। सीरत भी गुस्से से, क्यों, तुझे गाइड तो मैंने ही किया ना कि ऐसे कर वैसे कर, तुझे तो इतना भी नहीं पता था। अब ज़्यादा चपट चपट मत कर, जल्दी अपना काम ख़त्म कर और मुझे लेकर चल, मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ। ये बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है। सरताज हैरानी से उसे जाते हुए देखता, मन में, बहुत बड़ी वाली है यार ये तो। कुछ देर में दोनों सीरत के घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात तक दोनों वापस आ जाते हैं। अगली सुबह उन्हें जल्दी निकलना था तो ही जल्दी सो गए थे। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से सीरत की आँख खुलती है। वो उठती है और नहाने चली जाती। सरताज भी उठा नहीं था अभी। सीरत नहाकर बाहर आती है और सरताज को आवाज़ लगाती आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। लेमन कलर का प्लाजो सूट जो कि स्लीवलेस था सीरत पर बहुत जच रहा था। आँखों में काजल और लाइनर, होठों पर पिंक रेड लिपस्टिक, गीले बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी नग वाली बिंदी। वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। तभी सरताज की आँख खुलती है और नज़रें जाती है सामने सीरत पर। नज़रें ठहर जाती हैं उसकी। सीरत की नज़र आईने से होती हुई सरताज पर जाती। वो मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। सरताज होश में आते हुए, गुड मॉर्निंग। वो बिस्तर से उठते हुए, तो तैयार भी हो गई और मुझे जगाया भी नहीं। सीरत अपना दुपट्टा ठीक करती हुई खड़ी होती है और सरताज को देखकर, कुंभकर्ण भी फेल है तेरे सामने, तो कब से जगा रही हूँ पर तुझे कोई होश ही नहीं था, अब जल्दी कर। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है और सरताज नहाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में सब नाश्ता करते और सरताज को सीरत का ख्याल रखने की चेतावनी दे रहे थे। दोनों सबसे मिलकर निकल जाते हैं एक नए सफ़र पर।
पूरे रास्ते दोनों बातें करते हुए, खाते पीते हुए, कुल मिलाकर मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। सरताज ड्राइवर को भी नहीं लेकर जाता। आधे रास्ते वो गाड़ी चलाता है और आधे रास्ते सीरत मस्ती मजाक लड़ते झगड़ते दोनों पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। रात हो गई थी। उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर एंटर करती है। सीरत खुशी से फाइनली पहुंच ही गए। सरताज गाड़ी रोकते हुए, हाँ फाइनली हमें शादी वाले नाटक से तो आज़ादी मिली। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं। सीरत चारों तरफ नज़र घुमाकर, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। सरताज अंदर चल। सीरत अंदर जाते वक्त, आज मैं आराम से सोऊंगी, वो भी अकेले। सरताज, हाँ मैं भी, तेरी वजह से मुझे एक कोने में सोना पड़ता है, करवट भी नहीं ले सकता मैं। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, एक कोने में? तो रहने दे, जितना तो नींद में उछलता है ना, इतना तो बंदर भी नहीं उछलते होंगे। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता। सीरत दरवाजे को देखते हुए, अरे ये तो खुला है, तूने तो कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। सरताज, शायद साफ सफाई करने वाले होंगे, चला जा। दोनों जैसे दरवाजे खोलकर अंदर जाते हैं तो सामने खड़ा होता है एक आदमी, जिसे देखकर सरताज धीरे से, मर गए, ये यहाँ क्या कर रहा है? सीरत उसकी बात सुन लेती, वो भी धीरे से, कौन है ये? इतने में वो आदमी उनके पास आकर, वेलकम मैम, वेलकम सर। सरताज उसे देखकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी, साहब ने भेजा है आप दोनों का ख्याल रखने के लिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। उसके जाते सीरत सरताज की तरफ देखकर, कौन है ये? अरे दादाजी का चमचा है पूरा, एक एक खबर देता है उनको। मुझे पक्का पता है दादाजी ने हम पर नज़र रखने के लिए इसे यहाँ पर भेजा है। सीरत, ओफो क्या मुसीबत है, कैसे भी करके इसको यहाँ से भगा। सरताज खींचते हुए, अरे मैं कैसे? वो दादाजी को बता देगा, फिर हम दोनों को भी वापस बुला लेंगे। सीरत भी खींचते हुए, वो सब मैं नहीं जानती, या तो तू इसे भगा या खुद भी इसके साथ चला जा। इतने में वो आदमी जूस लेकर आता है। लीजिए मैम, लीजिए सर। दोनों उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। फिर सरताज, देखो मूर्ति, तुम यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना सामान उठाओ और अभी के अभी यहाँ से निकलो। मूर्ति, ऐसे कैसे सर, बड़े साहब का हुक्म है, मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर। उसकी बातों को से सीरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से सरताज की तरफ देखती है। सरताज गुस्से से मूर्ति की तरफ देखते हुए, देखो तुम सैलरी की चिंता मत करो, वो तुम्हें मिलती रहेगी और पहले से ज़्यादा भी मिलेगी, पर चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहाँ से निकलो। मूर्ति, सर आप क्यों मुझे भगाने पर लगे हैं? बात सैलरी की नहीं है, बड़े साहब के हुक्म की है। आप चाहे बिल्कुल सैलरी मत दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीरत गुस्से से अपने बैग में से एक गन निकाल कर मूर्ति के सर पर तानते हुए, अब बोल, यहाँ से जाएगा या दुनिया से जाएगा? मूर्ति की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। वो हकलाती आवाज़ में, सर प्लीज़ मैम को रोकिए। सरताज उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है या बड़े साहब का गुस्सा? मूर्ति, वो सर बीच में ही लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। सरताज भी, हाँ सीरत तो चला गोली, आज तो ये बड़े साहब के हुक्म की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा देगा, तो चला गोली। सीरत गोली चलाने वाली होती है। मूर्ति बीच में, अरे पागल हो गए आप दोनों, मुझे बख्श दो, मैं चला जाऊंगा, पक्का चला जाऊंगा। सीरत गुस्से से, और अगर तूने दादाजी के सामने अपना मुंह खोला तो? मूर्ति बीच में ही, नहीं, अरे बड़े साहब के साथ तो क्या, मैं खाना खाने के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलूँगा। ये बोलकर वो तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। उसको इस तरीके से भागते देख सीरत और सरताज अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। सीरत सोफे पर गिरते हुए, थैंक गॉड पीछा छूटा। सरताज भी उसके पास बैठते हुए, हाँ बला टली, तुझे नहीं पता कितना बड़े वाला है ये। फाइनली अब हमें तंग करने वाला यहाँ कोई नहीं है, सीरत चहकते हुए बोलती है। सरताज उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता। सीरत सोफे पर आराम से पसरते हुए, चल मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना। सरताज अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, तेरा नौकर हूँ मैं। सीरत अपनी आंखें बंद करते हुए, कुछ ऐसा ही समझ ले, जाना यार, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सरताज खींचते हुए, तू पागल है क्या, तुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता खाना बनाना। सीरत एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए, क्या खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता। सरताज अपने माथे पर हाथ रखकर, ओ सिट, दादाजी ने इसलिए ही तो मूर्ति को यहाँ भेजा होगा। सीरत लगभग रुआंसी होकर, अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगी, भूख के मारे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। वो सरताज की तरह बेचारी से शक्ल बनाकर देखती है।
सरताज उसके पास से खड़े होते हुए, चल चल ओवर एक्टिंग मत कर, तेरी बातों में नहीं आने वाला मैं, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। रुक, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर खाना ऑर्डर करने लगता है। सीरत, अभी तो ऑर्डर कर लेंगे, कल क्या करेंगे? सरताज, कल की कल देखेंगे। इसके बाद वो वही सोफे पर बैठ खाने का इंतज़ार करने लगता है। सीरत, कब आएगा खाना? सरताज उसके बिल्कुल पास बैठते हुए, आ जाएगा, चल अब तक कोई मूवी देखते हैं। वो टीवी ऑन करते हुए बोलता है। दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अचानक ही सरताज को अपने कंधे पर कुछ भारी महसूस होता है। वो चेहरा घुमाकर देखता है तो सीरत उसके कंधे पर सर टिकाकर सो रही थी। वो सरताज के बेहद करीब थी और बेहद हसीन लग रही थी। सरताज की आंखें ठहर जाती, उसके चेहरे पर दिल मचल उठता है उसका। वो तुरंत अपना चेहरा फेर लेता है, लेकिन नज़रें बगावत पर उतर आई थी उसकी। वो बार बार सीरत को देखने की जिद कर रही थी। सरताज वापस अपना चेहरा घुमाकर उसे देखने लगता है। मन में अभी तो भूख से मर रही थी और अब सो भी गई। सीरत नींद में उसके और भी करीब आ जाती। सरताज की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वो एकटक उसका चेहरा देख रहा था। उसके हाथ सीरत के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते। तभी डोरबेल बजती है, जिससे वो होश में आता है और तुरंत अपना चेहरा फेर लेता है। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। डोरबेल फिर बजती है। सरताज उठने की कोशिश करता है, पर सीरत अपना एक हाथ उसके पेट पर लपेट देती है और उसके होंठ सरताज की गर्दन पर हल्के से छू जाते हैं और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।